हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा पोर्टल, जो कि हम आपको उस पर ज्योग्राफी की क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप ज्योग्राफी से किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो, UGC नेट, JRF और स्कूल व्याख्याता, PGT, DSSB PGT, NVS, KVS, EMRS, जितनी भी PGT के एग्जाम आप देते हो ज्योग्राफी से संबंधित, उससे संबंधित आपको कंटेंट हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे कास्ट और तटीय स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, ये स्कूल व्याख्याता से संबंधित नहीं है, लेकिन उपयोगी तो हैं, काम तो आती ही हैं। तो हम तीन स्कूल व्याख्याता में तीन चीज़ें पढ़ते हैं: पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। और आज अपन पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये आपको नेट में उपयोगी होंगी, बाकी एग्जामों में भी ये उपयोगी हैं, स्कूल व्याख्याता में ये नहीं है। लेकिन स्कूल व्याख्याता में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न स्थलाकृतियों में से संबंधित नहीं है, तो अलग से कोई स्थलाकृति दी हुई होगी, हो सकता है तीन आपके वो एजेंटों में से दी हुई हो और एक इन एजेंटों में से दी हुई हो। तो हमको ये भी जानकारी होना जरूरी है कि ये कैसे कैसे अपन अपना काम करती हैं। तो कास्ट स्थलाकृतियों की अगर बात करें, इनका निर्माण होता है कास्ट क्षेत्रों में। ठीक है, चुनाव तो जो क्षेत्र होते हैं उनमें निर्माण होता है कास्ट स्थलाकृतियों का। इसमें एजेंट के रूप में काम करता है आपका भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल का जब रिसाव होता है पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर, तो वो अपने कटाव या निक्षेप जिस प्रकार से करता है, उसके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो पढ़ेंगे अपन कास्ट स्थलाकृतियों में। दूसरा आपका है तटीय स्थलाकृतियाँ। तटीय स्थलाकृतियों की अगर बात करें तो समुद्री तट के किनारे इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री लहरें हैं, ठीक है, ज्वार भाटे की लहरें हैं, तरंगे हैं, उनके द्वारा जब किनारे पर कटाव या निक्षेप किया जाता है तो उससे निर्मित स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं समुद्र तटीय स्थलाकृतियों के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थलाकृतियों से कौन सा एक कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? कास्ट स्थलाकृतियां, पहले तो यह है कि आपको कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में पता होना चाहिए कि कास्ट स्थलाकृतियां कहाँ पे बनती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, ये जो कास्ट स्थलाकृतियां हैं आपकी, कास्ट स्थलाकृतियां, इनका निर्माण होता है चूनायुक्त क्षेत्रों में। चूनायुक्त क्षेत्रों में, जिनको अपन कास्ट क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, चूनायुक्त क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। कास्ट स्थलाकृतियों का। ठीक है, दो प्रकार से ये अपना काम करता है भूमिगत जल, एक तो अपर्दन के रूप में और निक्षेपण के रूप में। ठीक है, दो प्रकार से काम करता है, अपर्दन और निक्षेपण के रूप में। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है स्थलाकृतियों में से। यहाँ पे अपर्दन निक्षेप हमें नहीं देखना है, यहाँ पे तो सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सी जो स्थलाकृति है वो कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है। तो पहला देखते हैं युवाला। युवाला के बारे में अगर बात करें तो युवाला का निर्माण कास्ट क्षेत्रों में ही होता है, भूमिगत जल द्वारा ही इनका निर्माण होता है। कास्ट क्षेत्रों में यदि बात करें, देखो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो निर्माण होगा उसको अपन कहेंगे घोल रंध्र। घोल रंध्र, क्योंकि देखो धरातल पर जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, क्योंकि इसमें देखो कास्ट स्थलाकृतियों में सबसे ज़्यादा घुलन क्रिया ही काम करती है, क्योंकि धरातल पर जो घुलनशील पदार्थ हैं वो जल के साथ घुलन होकर या घुलकर धरातल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है, उसे कहते हैं अपन घोल रंध्र। ठीक है, घोल रंध्र के बाद यदि ये कई घोल रंध्र मिल जाते हैं, कई घोल रंध्र यदि मिल जाते हैं तो बनता है विलयन रंध्र। विलयन रंध्र, तो ये से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि कई घोल रंध्र मिलते हैं तो निर्माण होता है विलयन रंध्र का। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है डोलाइन। डोलाइन, फिर डोलाइन के बाद बनता है युवाला, और युवाला के बाद बनता है पोलजे। ठीक है,
देखो कई डोलाइन जब मिल जाते हैं यानी कि बिलियन रंध्र से भी बड़ी इस्तेलाकृति है। यानी पहले घोल रंध्र था, छोटे छोटे छिद्र थे, जब कई छोटे छोटे छिद्र मिल गए तो बन गया बिलियन रंध्र। बिलियन रंध्र है उससे थोड़ी बड़ी इस्तेलाकृति है ये। उससे कई बिलियन रंध्र जब मिल जाएं यानी कई बिलियन एक साथ हों तो उसको अपन कहेंगे डोलाइन। ठीक है, डोलाइन के बाद बनता है युवाला, यानी कई डोलाइनों को, यानी ये इस्तेलाकृति थोड़ी बढ़ती हुई जाती है। घोल रंध्र से थोड़ी बड़ी बिलियन रंध्र, बिलियन रंध्र से थोड़ी बड़ी डोलाइन, डोलाइन से यदि थोड़ी बड़ी है तो वो है युवाला, और युवाला से थोड़ी बड़ी है तो वो है पोल्जे। देखो युवाला को अपन सकुंड भी कहते हैं, कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सकुंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित इस्तेलाकृति है। दूसरा है पोल्जे को अपन राजकुंड कहते हैं, इससे इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये जो स्थलाकृति हैं ये अपर्दन द्वारा निर्मित हैं, भूमिगत जल के द्वारा जो अपर्दन होता है उससे निर्मित स्थलाकृति हैं। घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला और पोल्जे। सबसे छोटा घोल रंध्र होता है, और जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आएंगे इनकी आकृति बड़ी होती जाती है और बनता है पोल्जे। ठीक है, युवाला के बारे में अपने बात की। अगला है सीफ या टिब्बा। सीफ टिब्बा, मैंने देखो शुष्क स्थलाकृतियों के बारे में जब बात की थी, यानी शुष्क क्षेत्रों में जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, शुष्क क्षेत्रों में एजेंट के रूप में काम करती है आपकी पवन। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में बनता है निर्माण सीफ या टिब्बा का। मैंने आपको उसमें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जब बताई थी तो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में बताया था आपको बरखान। इस तरह से देखो बरखान बन रहा था, बरखान अर्धचंद्राकार आकृति होती है, यह है आपका बरखान। बरखान एक अर्धचंद्राकार आकृति है जो कि बालू के निक्षेपण से बनती है, पवन द्वारा ये निर्मित है। जब इस बरखान में देखो दो कोने हैं, इन दो कोनों में से पवन द्वारा एक कोने का कटाव कर दिया जाता है। पवन द्वारा इनमें से बरखान के दो कोनों में से एक कोने का जब कटाव कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं अपन सीफ। ये बन गया आपका सीफ। और सीफ टिब्बा है, तो टिब्बा मरुस्थलीय क्षेत्रों में टिब्बा एक टीले को अपन कहते हैं वहाँ पे, जो कि स्थानीय भाषा में अपन टिब्बा कहते हैं। तो सीफ टिब्बा ये हो गया आपकी मरुस्थलीय क्षेत्रों की स्थलाकृति जो कि बनती है आपके पवन द्वारा निक्षेपण से। अगला है अंधी घाटी। तो देखो आंसर तो आपका यही हो जाएगा क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है, पवन से। इसका निर्माण पवन से हो रहा है। अंधी घाटी की यदि बात करें तो काष्ठ क्षेत्रों में जो नदियां होती हैं, देखो काष्ठ क्षेत्रों में नदियां हैं, यहां पे देखते हैं। काष्ठ क्षेत्रों में जो नदियां हैं, देखो इस तरह से नदियां बह रही है और इस तरह से नदी बह रही है। जब इसके रास्ते में घोलरंध्र बन जाए कोई, ठीक है, घोलरंध्र बन गया रास्ते में, देखो ये बन गया घोलरंध्र, घोलरंध्र। घोलरंध्र नदी के रास्ते में जब घोलरंध्र बन जाए तो नदी का पानी उस घोलरंध्र में होकर धरातल के अंदर जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पानी नहीं आएगा आगे क्योंकि अंदर जाने लगेगा धरातल में। तो जो इसका आगे का भाग है ये रह जाएगा सूखा, तो इसको अपन कहेंगे शुष्क घाटी। और जो पीछे वाला भाग है इसका जिसमें जल बह रहा है उसे कहेंगे अपन अंधी घाटी। ये कहलाएगी अंधी घाटी। ठीक है, शुष्क घाटी या इसको अपन डोंगा भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी अंधी घाटी। अपन ने युवाला की बात की, सीफ टिब्बा की बात की, अंधी घाटी की बात की और दस्ती निवेश का। देखो दस्ती निवेश का भी काष्ठ स्थलाकृतियों में ही इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा युवाला के बारे में और इनके बारे में बात की, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सीफ या टिब्बा, क्योंकि
बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, युवाला, अंधी घाटी और दस्ती निवेशिका, इनका जो निर्माण होता है वो होता है काष्ठ स्थलाकृतियों में भूमिगत जल के अपर्दन के द्वारा, और जो सीप या टिब्बा है इसका निर्माण होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है घाटी रंध्र स्थलाकृति संबंधित है। घाटी रंध्र के बारे में अभी अपने बात की थी, जैसे अपन ने बात की अंधी घाटी के बारे में। अंधी घाटी के बारे में, यह आपकी घाटी है नदी घाटी, और जब इसमें जल बह रहा है, नदी में जल बह रहा है और इसमें यदि कोई छिद्र बन जाए जिसको अपन घाटी रंध्र, ठीक है, या घोल रंध्र कह सकते हैं। ये नदी है कोई और इसको अपन कहते हैं घाटी रंध्र या घोल रंध्र। तो इसका निर्माण किस प्रकार की स्थलाकृतियों में हो रहा है? देखो, काष्ठ स्थलाकृतियों में, क्योंकि नदी से संबंधित है, ये है तो नदी से ही संबंधित, लेकिन इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? काष्ठ स्थलाकृतियों में। और काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण में एजेंट कौन काम करता है? भूमिगत जल। तो ये नदी से संबंधित नहीं है, हिमानी से भी संबंधित नहीं है और पवन से भी संबंधित नहीं है, क्योंकि घाटी रंध्र का संबंध है काष्ठ क्षेत्रों से है, और काष्ठ क्षेत्रों में एजेंट के रूप में क्या काम करता है? भूमिगत जल। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है स्टैलेग्माइट क्या है? स्टैलेग्माइट क्या है? देखो, अपन 2 तरीके से पढ़ते हैं स्थलाकृतियों को। एक तो अपर्दनात्मक स्थलाकृति, जिनका निर्माण अपर्दन या कटाव के द्वारा होता है, उनको कहते हैं अपन अपर्दनात्मक स्थलाकृति। दूसरी अपन पढ़ते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृति। निक्षेपात्मक स्थलाकृति का जो निर्माण होता है वो कटाव के द्वारा जो मलबा या निक्षेप निकलता है, उस निक्षेप के जमने से, उस निक्षेप के जमाव से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको अपन कहते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। 2 तरीके से बताया, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। अब बात करते हैं स्टैलेग्माइट की। देखो, जब काष्ठ क्षेत्रों में कंदराएं बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह से कंदराएं बन जाती हैं, यह है आपकी कंदरा, और इसको कहेंगे कंदरा की ये क्या है? छत। छत। कंदरा छत, और ये है कंदरा का फर्श। कंदरा फर्श। अब देखो, जब स्थल भाग से यानी धरातल से जल रिसकर नीचे जाता है काष्ठ क्षेत्रों में, क्योंकि काष्ठ चूनायुक्त क्षेत्र होते हैं और चूनायुक्त क्षेत्रों में सर्वाधिक जो काम होता है वो घोलन क्रिया द्वारा होता है, यानी कि जल अपने साथ जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनके चूने को अपने साथ घुला लेता है और घुलाकर कहाँ ले जाता है? भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर ले जाता है। तो इस कंदरा के छत के नीचे वो अपना निक्षेपण कार्य करता है। जैसे कि यहाँ से कोई बूंद पड़ रही है, ये बूंद पड़ रही है, और इसमें क्या है? चूना, जो कि छत पर इसका जमाव होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जमाव प्रारंभ हो गया, और एक जो है यहाँ से बूंद पड़ रही है या टपक रहा है पानी, इसी तरह फर्श पर भी कहीं बूंद गिर रही होगी, और बूंद गिरने से यहाँ पे भी चूने का जमाव हो रहा होगा। ठीक है, छत पे भी चूने का जमाव होता है और इसके फर्श पर भी चूने का जमाव होता है। अब देखो, छत पर जो चूने का जमाव होता है इसको तो अपन कहते हैं स्टैलेग्माइट। ठीक है, छत पे जो चूने का जमाव होता है इसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट। एक सेकंड, स्टैलेग्माइट। और जो फर्श पर चूने का जमाव होता है उसे अपन कहते हैं स्टैलेक्टाइट। स्टैलेग्माइट। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें ध्यान से देखनी है, क्योंकि स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट दोनों एक जैसी ही चीजें हैं, आपको केवल थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो स्टैलेग्माइट है इसको अपन आश्चुताश्म भी कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो आश्चुताश्म। और
नीचे वाले फर्श वाले की बात करें तो इसको अपन कहते हैं निश्चुताश्म। ठीक है, दो स्थलाकृतियां बनेंगी। जो कंदरा की छत पे जमा हुआ है चूने का उसको तो कहेंगे अपन स्टेलेग्माइट, और जो फर्श पर जमा हुआ है उसको अपन कहेंगे स्टेलेग्माइट। इसमें का अंतर है, उसमें गा का अंतर है। अब देखो ये जमाव दोनों तरफ हो रहा है, छत से भी हो रहा है और फर्श से भी हो रहा है, तो एक दिन ये मिलेगा, एक दिन ऐसे धीरे धीरे ये मिल जाएगा और इस प्रकार से निर्माण होगा कंदरा स्तंभ का। इसको अपन कहेंगे मिलाकर कंदरा स्तंभ। अपन ने तीन स्थलाकृतियों के बारे में बात की, स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्माइट, ये दोनों चीजें हैं। और अब हमको देखना है किस प्रकार से निर्मित है, ये इसके निक्षेपण से निर्मित हैं या जमाव से निर्मित हैं। अब देख रहे हैं स्टेलेग्माइट क्या है, तो स्टेलेग्माइट है आपका चूनायुक्त क्षेत्रों में कंदरा के अंदर जो फर्श पर जमाव होता है, जो छत पर जो जमाव होगा उसे कहेंगे स्टेलेग्माइट और इसको कहेंगे स्टेलेग्माइट। तो देखते हैं किस प्रकार की स्थलाकृति है, निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। यहाँ पे तीन स्थलाकृतियां पड़ी जो कि चूनायुक्त क्षेत्रों में यानी काष्ठ क्षेत्रों में निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है, भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है, वो कहलाती है स्टेलेग्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, निम्न में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक रूप नहीं है। दो प्रकार से मैंने बताया था स्थलाकृतियों के बारे में, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां जो कटाव के द्वारा निर्मित होती हैं और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो कि जमाव के द्वारा निर्मित होती हैं। आश्चुताश्म के बारे में अभी हमने बात की थी, जो छत पर निर्मित स्थलाकृति होती है उसके स्टेलेग्माइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट और निश्चुताश्म जो होता है ये होता है स्टेलेग्माइट। ठीक है, इनके हिंदी हैं ये, लास्ट क्वेश्चन में बताया है मैंने, आश्चुताश्म और निश्चुताश्म, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। अब है कंदरा गुफाएं। कंदरा गुफाओं के बारे में अभी हमने बात की थी, कंदरा और गुफाएं जो हैं उसके बारे में हमने बात की थी कि काष्ठ क्षेत्रों में कंदरा गुफाओं का निर्माण भी होता है। बात करते हैं लेपीज की। देखो लेपीज जो है एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, अपर्दनात्मक। ये तीनों निक्षेपात्मक हैं, आश्चुताश्म, निश्चुताश्म और कंदरा व गुफाएं। और लेपीज जो है एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। इस लेपीज का निर्माण देखो कैसे होता है, जैसे ये धरातल है आपका, ये धरातल है, इस पे भूमिगत जल अपना काम करेगा, यानी कि जो धरातल पे जल है वो रिसकर नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो अपने साथ जो उस क्षेत्र में चूना है उसको घुलाकर ले जाएगा। तो इस क्षेत्र पर चूना को घुलाकर ले जाएगा, ये जो परत है इस प्रकार से एक परत जमेगी, इसको तो अपन कहते हैं टेरारोसा, टेरारोसा। ठीक है, फिर इसके बाद जब चूना नीचे जल के साथ चला गया तो फिर एक स्थलाकृति बनती है, यानी कि छोटी छोटी नुकीली पहाड़ियां सी होती हैं, देखो इस तरह से रह जाती हैं धरातल पे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का जो चूना था वो घुल के जल के साथ नीचे चला गया और ये कठोर चट्टानें थी और वो बच गई धरातल के ऊपर, और इसको कहते हैं अपन लेपीज। और लेपीज किस प्रकार की स्थलाकृति है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, यानी कि हमको गलत इसमें से छांटना है। तो जलगर्तिका है, जलगर्तिका निर्माण हमने नदी स्थलाकृतियों में पढ़ा है। जलगर्तिका निर्माण नदी क्षेत्र में बनता है और किसके द्वारा बनता है, अपर्दन के द्वारा। ठीक है, जलीय गर्तिका नदीय क्षेत्र में जब छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं नदी की तलहटी में या नदी के
भाग में उसको अपन कहते हैं जलगर्त का, उनका निर्माण होता है अपर्दन से, तो ये है सही। अगला है तटबंध, नदी स्थलाकृति और निक्षेपण। तटबंध जब नदी अपने किनारों पर बाढ़ के समय निक्षेपण जमा करती है वो तो उनको कहते हैं तटबंध, और ये नदी स्थलाकृति है और निक्षेपण से बन रही है, तो ये भी आपका सही है। अगला है विलयन रंध्र, कास्ट स्थलाकृति और निक्षेपण। विलयन रंध्रों के बारे में भी हमने बात की थी कि विलयन रंध्र जो हैं छोटे छोटे छिद्र जब बन जाते हैं उनको अपन कहते हैं घोलरंध्र, और घोलरंध्र के बाद जब कई घोलरंध्र मिल जाते हैं उनसे बनता है विलयन रंध्र। और विलयन रंध्र किस प्रकार की स्थलाकृति है आपकी? अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, और किन क्षेत्रों में बन रही है? कास्ट क्षेत्रों में बन रही है, और यहाँ पे दे रखा है निक्षेपण, तो ये भी आपका गलत है, सॉरी ये गलत है। अगला देखते हैं डोगलाइन जो है कास्ट स्थलाकृति है और किससे बन रही है? अपर्दन से, ये आपका सही है। और बरखान है, ये एओलियन स्थलाकृति यानी कि एयरोलियन है ये, यानी पवन द्वारा निर्मित, और निक्षेपण से बनती है बरखान। बरखान के बारे में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की है, तो ये भी आपका सही है। तो हमको देखना था गलत, विलयन रंध्र कास्ट स्थलाकृति है वो निक्षेपण से नहीं, किससे बन रही है? अपर्दन से। अपर्दन, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला कथन है कास्ट स्थलाकृति की विशेषता स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट का निर्माण है। कास्ट स्थलाकृति की विशेषता स्टैलेक्टाइट या स्टैलेग्माइट है। अभी हमने स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के बारे में लास्ट में डिटेल से चर्चा की है। तो स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट आपने देखा होगा, कंदरा यानी गुफा जो होती है चूनायुक्त क्षेत्रों में या काष्ठ क्षेत्रों में, उसमें जब जल का जमाव होता है, जल जब चूने का जमाव करता है तो छत पर, कंदरा की छत पर जो जमा होता है उसे तो कहते हैं अपन स्टैलेक्टाइट, और जो फर्श पर जमा होता है उसे अपन कहते हैं स्टैलेग्माइट। तो ये इसका सही कथन है कि काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। नेक्स्ट बात करते हैं, काष्ठ प्रदेश में स्थल रूपों के विकास में विलयन एक प्रधान प्रक्रिया है। काष्ठ प्रदेशों में स्थल रूपों के विकास में विलयन एक प्रधान प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था कि काष्ठ क्षेत्रों में सर्वाधिक जो काम करता है वो विलयन के द्वारा करता है, यानी भूमिगत जल विलयन या घोलन क्रिया के द्वारा। विलयन या इसको अपन घोलन क्रिया भी कह सकते हैं। भूमिगत जल कटाव या निक्षेपण की जो कार्य करता है वो घोलन क्रिया द्वारा सबसे सर्वाधिक करता है। जैसे कि भूमिगत जल धरातल से अंदर की तरफ जाता है तो अपने साथ जो चूना पत्थर होता है, चूना युक्त क्षेत्र होते हैं, उनमें से चूने को अपने साथ घुलाकर अंदर ले जाता है। तो ये भी बात इसकी सही है, यानी कि पहला है काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट का निर्माण है, बिल्कुल सही बात है। काष्ठ प्रदेश में स्थल रूपों के विकास में विलयन एक प्रधान प्रक्रिया है, विलयन या घोलन, तो ये भी सही बात है। तो इसके दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न आकृतियों में से किसका संबंध कास्ट टोपोग्राफी से नहीं है, यानी कि इससे नहीं बनी है, यानी कि चूनायुक्त क्षेत्रों की स्थलाकृति नहीं है, भूमिगत जल के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। बात करते हैं अंधी घाटी की। अंधी घाटी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि जब नदी चूनायुक्त क्षेत्रों में बह रही है और इसके बहाव में यदि कोई घोलरंध्र या विलयन रंध्र बन जाए तो ये इसमें इसका जल जाने लगता है। आगे जो घाटी बचती है जो शुष्क घाटी कहलाती है उसे शुष्क घाटी या डोंगा कहते हैं, और इसकी पहले की जो घाटी है जहां से जल अंदर जा रहा है इसे अपन कहते हैं अंधी घाटी। तो ये किससे निर्मित स्थलाकृति हो गई आपकी? कास्ट टोपोग्राफी यानी चूनायुक्त क्षेत्रों में निर्मित। अगला है लटकती घाटी। अंधी घाटी है, बात करते हैं लटकती घाटी की। लटकती घाटी के बारे में यदि बात करें तो लटकती घाटी मैंने आपको बताया था जब हिमानी युवाकार की घाटी बनाती है और उस घाटी में कोई सहायक हिमानी आके गिरती है। सहायक हिमानी देखो इस तरह से सहायक हिमानी यदि इसमें आके गिरती है तो
ये ऐसी प्रतीत होती है क्योंकि हिम है, बर्फ है, तो लटकती हुई सी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार लटकती हुई घाटी का निर्माण होता है किसमें? हिमानी में। किस प्रकार की स्थलाकृति है ये? हिमानी निर्मित स्थलाकृति। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कास्ट टोपोग्राफी नहीं है, ये हिमानी क्षेत्रों में निर्मित टोपोग्राफी है या स्थलाकृति है। डोलाइंस की यदि बात करें तो डोलाइन के बारे में अभी हमने बताया था कि घोलरंध्र, जब कई घोलरंध्र मिल जाते हैं तो बिलियन रंध्र का निर्माण होता है, और कई बिलियन रंध्रों के मिलन से बनता है आपका डोलाइन। ठीक है, फिर उसके बाद युवाला और पोल्जे, फिर है आपका लेपिज। लेपिज के बारे में अभी हमने बात की थी कि जब चूनायुक्त क्षेत्रों में जल अपने साथ मुलायम पदार्थों को घुलाकर अंदर ले जाता है तो कुछ नुकीले से चीज़ें बच जाती हैं, नुकीली चट्टानें बच जाती हैं इस तरह से, इसको अपन कहते हैं लेपिज। और इसका भी निर्माण किस क्षेत्रों में होता है? कास्ट क्षेत्रों में। तो हमने क्वेश्चन में देखा है कि इनमें से नहीं है। देखो अंधी घाटी बन रही है कास्ट क्षेत्रों में, डोलाइंस कास्ट क्षेत्रों में ही बन रहे हैं, और लेपिज भी कास्ट क्षेत्रों में ही बन रही है, लेकिन लटकती जो घाटी है इसका निर्माण होता है हिमानी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी अंधी घाटी और शुष्क घाटी के बारे में। एक सेकंड, हाँ, अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? देखो अंधी घाटी के बारे में बात करते हैं। कास्ट क्षेत्रों में यह नदी बह रही है, और नदी बहते हुए इसके रास्ते में जब घोलरंध्र या बिलियन रंध्र बन जाते हैं तो इसका नदी का जल है वो भूमिगत होने लगता है, यानी धरातल में नीचे जाने लगता है, और धरातल में नीचे जा रहा है, और तो इसके आगे का भाग कैसा रह जाएगा? सूखा रह जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं शुष्क घाटी, घाटी या डोंगा। और ये जो इसका पहले का भाग है इसे कहेंगे अपन अंधी घाटी। और अंधी घाटी का निर्माण होता है कहाँ पे? चूनायुक्त क्षेत्रों में या कास्ट क्षेत्रों में। देखते हैं नदी घाटी क्षेत्र में जी नहीं, तो कास्ट क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कास्ट प्रदेश में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, देखो दो चीजें अपन पढ़ते हैं कास्ट क्षेत्र में, कास्ट क्षेत्रों में अपर्दन की संकल्पना, अपर्दन की संकल्पना, और दूसरा पढ़ते हैं अपर्दन का सिद्धांत। संकल्पना और सिद्धांत। देखो संकल्पना की अगर बात करें तो संकल्पना तो दी थी वीदी ने, वीदी ने 1911 में, और सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत दिया था सिजविक ने, ठीक है, 1918 में। दो तरीके से दो चीजें देखते हैं अपन। कास्ट क्षेत्रों में अपर्दन की संकल्पना की यदि बात करें तो प्रतिपादन किसने किया था? वेदी ने। और अपर्दन के सिद्धांत का कास्ट क्षेत्रों में प्रतिपादन किया था सिजविक ने। सिजविक, ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेदी। डार्विन की यदि बात करें तो डार्विन का जैववाद का सिद्धांत अपन पढ़ते ही हैं। डेविस के बारे में बात करें तो डेविस का हमने ढाल पतन सिद्धांत के बारे में आपको बताया है, और पेंक की बात करें तो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भू आकृतियों में से कौन चूने के प्रदेशों के छह चक्र से संबंधित नहीं है? चूने प्रदेश यानी कि कास्ट स्थलाकृतियां, कास्ट क्षेत्र छह चक्र से संबंधित नहीं है। तो छह चक्र में बात करते हैं अपन विलियन रंध्र। विलियन रंध्रों के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो घोल रंध्र पहले बनते हैं कास्ट क्षेत्रों में, घोल रंध्र जो कि घाटी में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, इनको अपन कहते हैं घोल रंध्र।
और जब ये कई घोलरंध्र मिल जाते हैं उसको कहते हैं अपन विलयन रंध्र। विलयन रंध्र ये थोड़ा इससे बड़ा होता है। इसमें ये कई घोलरंध्र मिल जाते हैं, इसको अपन कहते हैं विलयन रंध्र। ठीक है, इसके बाद बनता है घोलरंध्र के बाद विलयन रंध्र, फिर बनता है डोलाइन। इसमें कई विलयन रंध्र मिल जाते हैं तो ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बनता है युवाला, जिसको अपन सकुंड भी कहते हैं, और फिर बनता है पोलजे, जिसको अपन राजकुंड भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा विलयन रंध्र भी कास्ट संबंधित स्थलाकृति करती है, घोलरंध्र बनता है, उसके बाद विलयन रंध्र, फिर डोलाइन, युवाला और पोलजे। बात करते हैं कंदरा। कंदरा के बारे में अपन ने बात की थी। कंदरा का निर्माण भी होता है और कंदरा की छतों पर जो बनते हैं उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट, और उसके फर्श पर बनते हैं उनको कहते हैं स्टेलेग्माइट। डोलाइन की यदि बात करें तो डोलाइन आपका ये बन ही रहा है विलयन रंध्र के बाद। फिर है ज्यूजेन। ज्यूजेन की यदि बात करें तो इसका पवन निर्मित स्थलाकृति है। ये स्याही की दवात के समान जो आकृति होती है, स्याही की दवात, ऐसी आकृति दिखाई देती है। तो ज्यूजेन का जो निर्माण होता है वो होता है पवन निर्मित क्षेत्रों में, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कास्ट प्रदेश किस देश में स्थित है, यानी कि ये जो स्थलाकृतियां बनती हैं जो कास्ट क्षेत्रों में बनती हैं, जो कि चूनायुक्त क्षेत्र होते हैं, वो किस देश में इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जो फ्रांस आपका देश है इसमें इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा एड्रियाटिक सागर की अगर बात करेंगे अपन, एड्रियाटिक सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कास्ट प्रदेश। यूक्रेन में भी कास्ट प्रदेश मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रांस में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है चूना प्रधान क्षेत्रों में अनाच्छादन किस प्रमुख प्रक्रिया से होता है। अनाच्छादन की बात कर रहा है। अनाच्छादन प्रमुख प्रक्रिया, देखो अनाच्छादन अपर्दन, अपर्दन प्लस निक्षेपण, इन दोनों चीजों को मिलाकर होता है अनाच्छादन। इन दोनों चीजों को मिलाकर अपन अनाच्छादन बोलते हैं। अनाच्छादन में अपर्दन भी आता है और निक्षेपण, ये दोनों क्रियाएं मिला के हम कहते हैं अनाच्छादन। तो इनमें से प्रमुख प्रक्रिया है चूनायुक्त क्षेत्रों में, वो किसके द्वारा होती है। अपघर्षण, अपघर्षण करता है काम, अपघर्षण काम करता है। अपघर्षण अपन किसे कहते हैं, जैसे सॉरी, जैसे कोई एजेंट काम कर रहा है, यानी जो अपन जल को ले लेते हैं, जल जब अपने साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर या निक्षेपण बहा के ले जा रहा है, उन निक्षेपणों के द्वारा धरातल पर घिसाव के द्वारा या घर्षण के द्वारा अपर्दन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं अपघर्षण। अपवाहन की यदि बात करें, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, जल जब अपने साथ छोटे छोटे कणों को बहाकर ले जाता है, अपने साथ बहाकर ले जाता है, उसे कहते हैं अपन अपवाहकन, अपवाहन। और बात करें, ये घोलीकरण है, ठीक है, बात करें घोलीकरण की, इसमें जल अपने साथ कुछ चीज़ों को या कुछ पदार्थों को घुलाकर ले जाता है। यानी काष्ठ क्षेत्रों में जब बात करते हैं तो जल चूने को अपने साथ घुलाकर अंदर ले जाता है, तो ये होगी घोली क्रिया। और सन्निघर्षण की यदि बात करें, सन्निघर्षण के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब ये निक्षेपात्मक कण या कंकड़ पत्थर जो होते हैं, जैसे जल अपने साथ ले जा रहा है, वो आपस में घर्षण के द्वारा, उन कणों में आपस में जो घर्षण हो रहा है उसे अपन कहेंगे सन्निघर्षण। ये जो घोलीकरण की क्रिया है ये सर्वाधिक होती है चूनायुक्त क्षेत्रों में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। काष्ठ अपर्दन चक्र के अंत में बाहर स्थित अवशिष्ट गिरि को क्या कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट गिरि, देखो अपन ने जब
पवन निर्मित स्थलाकृतियां पड़ी थी। पवन निर्मित स्थलाकृतियों में जब अपरदन चक्र पूरा हो जाता है, जब अपरदन चक्र पूरा हो जाता है तो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवशिष्ट पहाड़ियां बचती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां, एक जैसे पहाड़ियां सी लगती हैं, छोटी छोटी टीले या पहाड़ियां बोल सकते हैं, बचती हैं अपरदन के बाद, उनको कहते हैं अपन इंसेल वर्ग। ठीक है, पवन द्वारा शुष्क क्षेत्रों में वो तो कहलाता है इंसेल वर्ग। ठीक है, और जब काष्ठ अपरदन चक्र समाप्त होता है, ठीक है, काष्ठ अपरदन समाप्त होता है तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी अवशिष्ट चीजें मिलती हैं, इनको छोटी छोटी पहाड़ियां कह सकते हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां, उनको अपन कहते हैं होम्स, जो काष्ठ क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा ठीक है। मोनोडनॉक की यदि बात करें तो मोनोडनॉक होता है ये हिमानी क्षेत्रों में, सॉरी नदी घाटी में, नदियों द्वारा निर्मित। जब नदी अपरदन चक्र समाप्त होता है तो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां अपरदन के बाद बच जाती हैं, उनको अपन कहते हैं मोनोडनॉक। और ऐसे ही बॉर्नहाट है, ये हिमानी में जो पहाड़ियां बचती हैं। तो हमने बात की इंसेल वर्ग, होम्स, मोनोडनॉक और बॉर्नहाट के बारे में। तो काष्ठ अपरदन चक्र के अंत में जो स्थलाकृति बचती है उसको कहते हैं होम्स। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। डोलाइन का निर्माण कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया ही था, घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जे किसके द्वारा होता है? काष्ठ क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। तो डोलाइन का निर्माण होगा काष्ठ क्षेत्रों में। तो डोलोमाइट की यदि बात करें तो डोलोमाइट एक प्रकार का क्या है? खनिज। और डोंगा की यदि बात करें तो ये शुष्क जल मार्ग है, शुष्क जल मार्ग। हमने अभी अंधी घाटी और शुष्क घाटी के बारे में बात की थी। अंधी घाटी जो जल जहां तक आ रहा था, जैसे काष्ठ क्षेत्रों में कोई नदी बह रही है और उसके बहाव क्षेत्र में कोई घोल रंध्र या बिलियन रंध्र बन जाए तो जो उसका जल बहाव है वो चला जाएगा, उसके द्वारा भूमिगत हो जाएगा। और उससे आगे की जो घाटी है वो शुष्क रहेगी क्योंकि आगे जल प्रवाह नहीं होगा। तो उस क्षेत्र को अपन कहेंगे शुष्क घाटी या डोंगा, और उससे पहले की घाटी को अपन कहेंगे अंधी घाटी। तो डोंगा का निर्माण होगा शुष्क जल मार्ग में। और ड्राई कांटार की यदि बात करें तो यह है वायु अपर्दित स्वरूप है, जब कंकड़ पत्थरों का तिकोना आकार हो जाता है घर्षण के द्वारा या अपर्दन के द्वारा, उसको अपन कहते हैं ड्राई कांटार। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में 4 एक ही में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है उष्ण स्रोत के चारों ओर कार्बोनेट संतृप्त जल के से अवक्षेपण के द्वारा निक्षिप्त कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? उष्ण स्रोत के चारों ओर उष्ण स्रोत के चारों ओर कार्बोनेट संतृप्त जल के अवक्षेपण यानी निक्षेपण के द्वारा निक्षिप्त कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? देखो, स्टैलेक्टाइट के बारे में अपन बात कर चुके हैं। कंदरा की छत पर चूने के जमाव से जो स्थलाकृति बनती है उसको अपन कहते हैं स्टैलेक्टाइट। और लेपिज की हमने बात की, लेपिज होता है जब टेरारोसा के बाद, यानी कि टेरारोसा का निर्माण होता है, एक परत होती है जिसका घोलन जल नहीं कर पाता है, तो एक छोटी परत धरातल के ऊपर रह जाती है। और उसके बाद जब घोलन क्रिया द्वारा चूना युक्त क्षेत्र को या पदार्थों को जल घुलाकर नीचे ले जाता है, चूने को घुलाकर, उसके बाद कुछ नुकीले पहाड़ी कह सकते हैं या छोटे छोटे चट्टानें रह जाती हैं, उसको अपन कहते हैं लेपिज। और स्टैलेक्टाइट की बात करें, हमने कंदरा के छत पर पड़ी स्टैलेक्टाइट और फर्श पर पड़ी स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट है ये, स्टैलेग्माइट। और ट्रेवर्टाइन की अगर बात करें तो ये है आपका उष्ण क्षेत्र में, उष्ण स्रोत के चारों ओर कार्बोनेट संतृप्त जल के अवक्षेपण के द्वारा निक्षिप्त कैल्शियम कार्बोनेट
क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रेवेंटाइन, यानी कि कंदरा में, काष्ठ क्षेत्रों में कंदरा में धारीदार मुलायम पदार्थों का जमाव हो जाता है। कंदरा में धारीदार मुलायम पदार्थों का जमाव, कंदरा में धारीदार मुलायम पदार्थों का जमाव, मुलायम पदार्थों का जमाव क्या कहलाता है? ट्रेवर्टाइन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो एक एक क्वेश्चन जो है आपको चुनिंदा इकट्ठा किया गया है, जो कि या तो लास्ट की परीक्षाओं में आए हुए हैं या इनकी आने की संभावना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षाओं में आपको महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है वाटर टेबल संदर्भित करता है। वाटर टेबल वाटर टेबल अपन कह सकते हैं, वाटर लेवल की बात करें, वाटर लेवल धरातल में जो भूमिगत जल होता है उसे अपन वाटर लेवल कहते हैं। तो देखते हैं रगम्य या अपारगम्य, गम्य है ये, ठीक है। गम्य तथा अपारगम्य सैलों की संपर्क पेटी की, संतृप्त पेटी की निचली सीमा को, संतृप्त पेटी की ऊपरी सीमा को, ठीक है। एक निचली सीमा हो गई संतृप्त पेटी की और एक हो गई ऊपरी सीमा, यानी जल की ऊपरी सीमा को ही अपन कहते हैं वाटर टेबल। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका युवाला निम्न में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? युवाला के बारे में हमने अभी बात ही की है कि घोलरंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन और युवाला। जब घोलरंध्र के बाद एक बड़ी स्थलाकृति बनती है उसको कहते हैं विलयन रंध्र। विलयन रंध्र में यदि कई विलयन रंध्र मिल जाएं तो एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, उससे अपन कहते हैं डोलाइन। और कई डोलाइन जब मिल जाते हैं उससे अपन कहते हैं युवाला। इसको अपन सकुंड भी कहते हैं, सकुंड के नाम से भी ये पूछा जा सकता है, तो हमको ध्यान रखना है सकुंड किस स्थलाकृति को अपन कहते हैं? युवाला को। तो ये अपरदन किस अपरदन कारक का प्रतिफल है, यानी कि इनमें से किस एजेंट द्वारा इसका निर्माण होता है? हिमानी के द्वारा? तो हिमानी के द्वारा नहीं होता, भूमिगत जल, पवन और सामुद्रिक लहरें। तो सकुंड या युवाला का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है आपकी एक युवाला, इसको अपन सकुंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो पहला है कंदरा निर्माण के सिद्धांत और दूसरे में दिए हुए हैं विद्वान। तो बात करते हैं द्विचक्र सिद्धांत। द्विचक्र सिद्धांत, तो ये आपका द्विचक्र सिद्धांत जो है ये डेविस का है, ठीक है, ध्यान रखना। द्विचक्रीय सिद्धांत है आपका डेविस द्वारा, ठीक है। बात करते हैं भौमजल स्तर की। तो भौमजल स्तर दिया गया है किसके द्वारा? स्विनरस्टोन के द्वारा। स्विनरस्टोन है ये, स्विनरस्टोन। अगला है स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत दिया गया, ये दिया गया है गार्डनर के द्वारा। और आक्रमण सिद्धांत जो है ये दिया गया है मेरिट के द्वारा। तो आंसर होगा आपका पहले में होगा 4, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी स्थिति चूना पत्थर दृश्य भूमि का काष्ठ स्थलाकृति में परिणत होने के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी स्थिति काष्ठ स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि उसके बिना निर्माण होता है, यानी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। पहला है चूना पत्थर से के निर्माण के लिए विलय प्रक्रमों हेतु 100% कैल्शियम कार्बोनेट का होना जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना युक्त क्षेत्र। तो ये आपका सही है, क्योंकि काष्ठ क्षेत्रों में सर्वाधिक काम जो होता है विलयन द्वारा होता है और चूने का विलयन भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। दूसरा है भिन्न अपारगम्य चूना पत्थर के जोड़ों की जटिल संरचना, ये भी सही है।
अगला है समुचित वनस्पति आच्छादन अनाच्छादन। समुचित वनस्पति का अनाच्छादन की कोई जरूरत नहीं है। अगला है भूजल तथा भौम जल स्तर के बीच वातित जोन अवश्य होना चाहिए, यानी कि खाली जगह होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, जो कि इसमें गलत है। समुचित वनस्पति आच्छादन या अनाच्छादन की कोई जरूरत नहीं होती है काष्ठ स्थलाकृतियों के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है? निक्षेपात्मक, ये निक्षेपात्मक रूप नहीं है। देखते हैं, यानी कि अपर्दनात्मक रूप हमको देखना है। ट्रेवेंटाइन, ट्रेवेंटाइन की अभी हमने आपसे बात की थी कि ट्रेवेंटाइन क्या होता है। जब कंदरा में जो भूमिगत कंदराएं होती हैं उनमें मुलायम पदार्थ का धारीनुमा जमाव, मुलायम पदार्थ का कंदरा में धारीनुमा जमाव, कंदरा में मुलायम पदार्थ का धारीनुमा जमाव, इसको अपन कहते हैं क्या? ट्रेवेंटाइन। जब जमाव की बात कर रहा है तो वो है क्या? ट्रेवेंटाइन। योवाला की हमने बात की थी, घोल रंध्र, बेलियन रंध्र, डोलाइन, योवाला और पोलजे। योवाला यानी कि सकुंड अपन कह सकते हैं। तो ये स्थल रूप निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, ये अपर्दनात्मक है। दस्ती निवेश का अपर्दनात्मक है, डोलाइन अपर्दनात्मक है। ये दोनों तीनों अपर्दनात्मक हैं। और आपका ट्रेवेंटाइन जो है, ट्रेवेंटाइन वो है आपका निक्षेपात्मक रूप। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कौन सी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत दे रखा है? तो देखो, जलीय, इसके द्वारा तटबंध का निर्माण होता है क्या? तटबंध, प्राकृतिक तटबंध जो होते हैं नदी क्षेत्रों में होता है, आपको पता है, तो ये सही है। हिमानी के द्वारा एस्कर का निर्माण होता है, ये भी सही है। तटीय क्षेत्रों की स्थलाकृतियों की बात करें तो रोधिका का निर्माण होता है, ये भी सही है। और काष्ठ क्षेत्रों में यदि बात करें भूस्तंभ का निर्माण, तो काष्ठ क्षेत्रों में भूस्तंभ का निर्माण नहीं होता है। एक तो कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है और भूस्तंभ का निर्माण जो होता है वो तटीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि जब कंदरा का धसाव होता है, तटीय क्षेत्रों में जो कंदरा बनती है उसका धसाव जब होता है, और जब कोई क्षेत्र या कोई जगह बिना धसाव के रह जाती है तो उसे अपन कहते हैं भूस्तंभ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काष्ठ भूस्तंभ। ये भूस्तंभ का निर्माण काष्ठ क्षेत्रों में नहीं होता है, इसका निर्माण तटीय क्षेत्रों या समुद्री लहरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न भित्ति जिस साधन के निक्षेप से बनती है वह है संलग्न भित्ति। संलग्न भित्ति की यदि बात करें तो इसका समुद्री तटों पर जब उसके समानांतर बालू का जमाव हो जाता है उसे अपन कहते हैं संलग्न भित्ति। समुद्री तटों पर बालू का जमाव कहलाता है, जो कि समुद्री लहरों द्वारा किया जाता है, उसे अपन कहते हैं संलग्न भित्ति। और इसका निर्माण होता है लहरें, यानी कि समुद्री लहरें। पवनों के द्वारा नहीं होता, भूमिगत जल के द्वारा नहीं होता। पवनें 2 बार दी हुई है, तो हमको तो केवल सही देखना है। ऑप्शन डी, लहरों द्वारा होता है किसका? संलग्न भित्ति का निर्माण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टॉम्बेलो निर्मित होते हैं। टॉम्बेलो क्या है? एक तो ठीक है, ये टॉम्बेलो है, देखो समुद्र तट को द्वीप से या द्वीपों से मिलाने वाली जो रोधिका होती है, देखो यहाँ पे समुद्र लहरों द्वारा बालू का जमाव होता है, और एक इस प्रकार से बालू का जमाव हो जाता है कि एक द्वीप से और समुद्री तट को मिलाते हुए, ठीक है, जमा हो जाता है। उस रोधिका को कहते हैं अपन टॉम्बेलो।
तो इसका निर्माण किससे होता है? समुद्री लहरों से या समुद्री जल से। जलीय क्रिया द्वारा नहीं है, हिमानी क्रिया द्वारा नहीं है, लहरों की क्रिया से इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक पुल की यदि बात करें, प्राकृतिक पुल कास्ट शिलाकृति, हमने भी बताया था आपको प्राकृतिक पुल का निर्माण कास्ट शिलाकृति के द्वारा ही होता है, तो ये सही है। टेफोनी की यदि बात करें, टेफोनी ज्वालामुखी निर्मित शिलाकृति नहीं है, टेफोनी ज्वालामुखी निर्मित शिलाकृति नहीं है, तो ये आपका गलत है। यार्डंग की यदि बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लहरनुमा टीले होते हैं उनको अपन कहते हैं यार्डंग। भृगु की यदि बात करें, ये तटीय स्थलाकृति है, किनारे के बाद भृगु बनता है, उसके बाद खांच बनती है, ठीक है, उसके बाद अपतट बनता है, तो ये भृगु एक तटीय स्थलाकृति है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि टेफोनी जो है तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है, जबकि प्राकृतिक पुल कास्ट स्थलाकृति का है, यार्डंग शुष्क स्थलाकृति का है, भृगु तटीय स्थलाकृति का उदाहरण है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिट किस कारण विकसित होती है? स्पिट देखो, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, जैसे ये आपका समुद्र तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये है समुद्र और ये है आपका स्थल। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बालू का जमाव जब होता है, देखो कई प्रकार से होता है बालू का जमाव, एक तो इसके आसपास हो गया यहाँ, यानी कि समानांतर हो गया, उसको तो अपन कहेंगे, अभी आपने पढ़ा था, और ये बात कर रहा है स्पिट की, जब इस तरह से एक जीवनुमा आकृति बन जाती है, इस प्रकार से समुद्र की तरफ जमाव है, जीवनुमा आकृति, जीवनुमा आकृति में जमाव, बालू का जीवनुमा आकृति में जब जमाव होता है समुद्री लहरों द्वारा, उसे अपन कहते हैं स्पिट। क्या कहलाता है? जमाव, स्पिट। इसके साथ साथ जब जमाव हो जाता है सारे उसको अपन कहते हैं रोधिका, ठीक है, स्पिट है, और इसके बाद है लॉक है, ठीक है, हुक है, ये कई चीजें बनती हैं किसके द्वारा? समुद्री लहरों के द्वारा। अब देखते हैं खाड़ियों के साथ साथ जलधारा की वृत्ताकार गति जो कहलाती है, जी नहीं, तट के सहारे बेलांचली वाह की रचना, जी नहीं, सूक्ष्म कणिक धूल के बड़े पैमाने पर निक्षेप, तट के सहारे जलधाराओं की तिरछी गति, तो ये है आपका ऑप्शन ए। खाड़ियों के साथ साथ जलधाराओं की वृत्ताकार गति, नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी है, तट के सहारे बेलांचली वाह की रचना। तट के सहारे ये बेलांचली यानी कि समुद्री जो जमाव होता है, तलछट होती है, उसका जमाव जब हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं स्पिट, इसके द्वारा इसका जमाव होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रम और स्थल रूप। ये सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को। पहला है स्थायी तुषार। देखो स्थायी तुषार की जब बात की जाती है तो वो होता है हिमानी या परहिमानी क्षेत्रों में, ठीक है, हिमानी या परहिमानी क्षेत्रों में इनमें से किसका निर्माण हो रहा है? परहिमानी क्षेत्रों में तुषार का, स्थायी तुषार का वो होगा पिंगो, यानी परहिमानी क्षेत्रों में एक स्थलाकृति बनती है जिसको अपन पिंगो कहते हैं, और तुषार का मतलब है हिमानी या परहिमानी से। पटल विरूपण, पटल विरूपण की यदि बात करें तो यानी पटल विरूपण बल होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के बल पढ़ते हैं अपन, तो पटल विरूपण में अपने ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत के बारे में हमने पढ़ा था। जब बलन के द्वारा आसपास के स्थलभाग नीचे धंस जाएं और जो बीच का भाग है वो स्थिर रह जाए, उसे तो अपन कहेंगे ब्लॉक पर्वत, और जब आसपास के भाग अपने जगह पर स्थिर हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाए उसे अपन कहेंगे होस्ट पर्वत। तो होस्ट पर्वत का निर्माण विलन विरूपण के अंतर्गत आता है। अगला है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल के द्वारा निर्माण होता है बाढ़ मैदान का, यानी कि बाढ़ग्रस्त मैदान जो है उनका निर्माण नदियों द्वारा होता है। समुद्री तरंग की यदि बात करें तो इसका निर्माण होता है स्टैक द्वारा। तो देखते हैं
2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से समुद्र तक बेलांचल में निम्न अनुक्रमों से कौन सा सही है, यानी कि इनके तट हैं, कौन सा क्रम ये इनमें से सही है, पश्चिम तट, अग्र तट, निकट तट और अपतट। देखो पहला ही सही है। इस प्रकार से तट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम तट है, ये आपका अग्र तट है, ये आपका निकट तट है और ये आपका अपतट है, या निमग्न तट भी कह सकते हैं, जहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से तटों का क्रम है। स्थल भाग है, ठीक है, स्थल भाग से समुद्र की तरफ ये आपका क्रम है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, पश्चिम तट, अग्र तट, पश्चिम तट, अग्र तट, ये तट है, ठीक है। निकट तट और अपतट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है, उथले जल में समुद्री तरंगों की अग्रगति दर जिस पर निर्भर करती है वह है, यानी कि समुद्री जल में जो तरंगें आगे बढ़ती हैं, उसमें कौन सी गति इनमें से सर्वाधिक उस पर निर्भर करती है, जो लहरों की गति होती है, जो ये दिए हुए हैं गतियों के कारक जो दिए हुए हैं, इनमें से किस कारक पर आपकी लहर या समुद्री तरंगें निर्भर करती हैं। जल की गहराई से इसका कोई मतलब नहीं है, ढलान की डिग्री, वायु का वेग और लवणता से भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो जल गहराई से कोई मतलब नहीं है, ढलान की डिग्री से कोई मतलब नहीं है, लवणता से कोई मतलब नहीं। वायु के वेग, देखो जो लहरें चलती हैं, समुद्र तट जो होता है, जल का स्तर, उस पे जब वायु का वेग पड़ता है या वायु के साथ उसका घर्षण होता है, तो पवने या निर्माण होता है किसका, समुद्री तरंगों का। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। वायु के वेग के द्वारा ही समुद्री तरंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास पद का अर्थ। देखो लहरें इस प्रकार चलती हैं, ऐसे, ठीक है। ये लहर सुरंग है, यानी कि ऊपर उठना लहर सुरंग कहता है, और इस लिए गर्त है। देखो लहर सुरंग और गर्त। देखो इस प्रकार से लहरें आगे बढ़ रही हैं, ये तट की तरफ चलती हैं लहरें, तट की तरफ जैसे यहां से चल रही है, देखो यहां से लहर चल रही है, और जब इसके गर्त में, जब लहर का गर्त है उसमें कोई अवरोध आ जाए, यहां पे कोई अवरोध आ गया, लहर के गर्त में कोई अवरोध आ जाए, यहां पे अवरोध आ गया, ठीक है। इस अवरोध के बाद ये लहर टूट जाएगी, लहर टूट के ये जो भाग है इसका, लहर के टूटने के बाद ये जो भाग है तेज आवाज करते हुए तट की तरफ जाएगा, तेज आवाज करते हुए तट की तरफ जाएगा, तो उसे कहेंगे अपन श्वास। तो ये जो भाग इसकी तरफ जाएगा उसे तो कहेंगे श्वास। और जब ये लहर का पार्ट जो है ये तट से टकराकर वापस आएगा उसे कहेंगे अपन वेगवास, ये वापस आएगा उसे कहेंगे वेगवास, ठीक है। आपको दोनों चीजें समझ आई होंगी, श्वास और वेगवास। श्वास तो जो वो होता है जब समुद्री लहर में उसके गर्त में, दो चीजें हैं, सुरंग ऊपरी हिस्सा और गर्त है उसका नीचे वाला हिस्सा, उसके गर्त में जब अवरोध आ जाए, अवरोध के आने पर लहर आगे की तरफ झुक जाए, अवरोध आने पर लहर आगे की तरफ झुक जाए और टूट जाए, ठीक है। टूटा हुआ जो हिस्सा लहर का है आवाज, तेज आवाज करता हुआ तट की तरफ जाएगा, उससे अपन कहेंगे श्वास। और जब ये हिस्सा तट से टकरा कर वापस आएगा उसे अपन कहेंगे वेगवास। अब देखते हैं आपका श्वास ऑप्शन में क्या है। तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पार्श्ववर्ती संचालन, देखो ये तो कहलाता है आपका वेगवास। अगला है तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन, ये आपका सही है, ये अग्रवर्ती संचलन की बात कर रहा है, और ये पश्चवर्ती संचलन तो कहलाएगा वेगवास।
और अग्रवर्ती कहलाएगा श्वास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है, किस नाम से जाना जाता है? समुद्र में कोई टीला है, उसका शिखर सपाट है, तो उसे तो अपन कहेंगे द्वीप, निमग्न द्वीप। समुद्र में देखो ये समुद्री भाग है, ठीक है, जैसे इस तरह से ये आपका स्थल है यहां तक, ठीक है, स्थल, और ये है आपका समुद्री भाग। ये है समुद्र। ये कह रहा है समुद्री टीला, इसमें जब कोई इस तरह से टीला बन जाता है और वो कैसा है? सपाट। समुद्र में टीला है और वो है सपाट, नीचे तक होता है ये, तो इसे तो कहते हैं अपन निमग्न द्वीप। ठीक है, जब ये नीचे रहता है, यही चीज यदि नीचे है समुद्र में, इसको अपन कहेंगे गोयोट। आई समझ में? इसको समुद्री टीला है जिसका सपाट शिखर है, वो तो कहलाएगा निमग्न द्वीप, और जो समुद्र तट के नीचे है वो कहलाएगा गोयोट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कास्ट स्थलाकृति और लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपका जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान की सारी क्लासें अपन ने आपको प्रोवाइड करवाई। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान की सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जो नए विद्यार्थी हैं या जो नए लर्नर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको क्लासों की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर भी करें। थैंक यू।